रूपकर हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे वर्ण विचार के बारे में। स्वरों के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन ऐसे वर्ण है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो चलो देखते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन माने जाते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन है वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 क से मैं तक। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 ये रे ले वे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 ये रे ले वे। फिर ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 से है। व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। तो सबसे पहले हम व्यंजनों का अध्ययन करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हमारे वाग यंत्रों के द्वारा ये जो स्वर या वर्ण उच्चरित होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वरों में पहले क्या आता है? ए और आ। और व्यंजनों में क्या आता है? क ख ग घ ग। तो इस प्रकार स्वरों और व्यंजनों में जो सबसे पहले आते हैं सबसे पहले हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो ये सूत्र बनाए हुए हैं जो संस्कृत में भी प्रचलित हैं। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो ए आ क वर्ग पूरा आ जाएगा और है और विसर्ग इनका उच्चरित स्थान कौन सा होगा? कंठ। अपन बोलकर भी देख सकते हैं कि क है वो कंठ से बोला जा रहा है। क ख ग घ ग है और विसर्ग इनका उच्चरित स्थान कौन सा है? कंठ। आधुनिक शोधों के अनुसार है एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? काकल्य माना जाता है। आधुनिक शोधों के अनुसार है एवं विसर्ग का उच्चरित स्थान कौन सा है? काकल्य। फिर आगे देखते हैं इचु यशानाम तालु। अब तालु से कौन कौन से स्वर है वो वर्ण बोले जाते हैं? तो ई। अब जैसे ए आ है वो किस में आ गया? कंठ में आ गया। तो उसके बाद क्या आएगा? ई और च वर्ग। तो ई च छ ज झ ण ये और से इनका उच्चरित स्थान कौन सा होगा? तालु। अपन उच्चारण करके भी देख सकते हैं। जैसे च छ तो अपनी जिह्वा है वो ऊपर तालु के स्पर्श से कर रही है। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तालु। आधुनिक शोधों के अनुसार न ल से का उच्चारण स्थान वर्तस्य माना जाता है। न ल से जय जो अरबी फारसी के शब्द वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? वर्तस्य माना जाता है। आगे आता है ऋटुरषाणाम मूर्धा। तो री फिर टे ठे डे ढे णे रे तथा शे। तो ऊपर हमने पढ़ा कंठ से तालु से। तो पहले क्रम भी पढ़ा था जैसे ए आ फिर तालु में ई फिर इसमें री। तो इनका उच्चरित स्थान कौन सा हो जाएगा? मूर्धा। तालु के आगे वाला भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। अपन बोलकर भी देख सकते हैं कि टे ठे जिह्वा है वो मुड़कर तालु के आगे मूर्धा के स्पर्श हो रही है। तो टे ठे डे ढे णे रे तथा शे है वो कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। इनका उच्चरित स्थान कौन सा हो जाएगा? मूर्धा। अब आगे अध्ययन करते हैं अपन नृतुलषाणाम दंता। किसका अध्ययन करेंगे? नृतुलषाणाम दंता। तो दंत से कौन कौन से वर्ण है उच्चरित होते हैं? तो लरी आ जाएगा। फिर तू का ते थे दे धे ने तथा शे इनका उच्चरित स्थान कौन सा होगा? दंता। अपन बोलकर भी देख सकते हैं कि अपनी जिह्वा है वो दांतों के स्पर्श कर रही है।
तो तै, थे, दे, धे, ने तथा से है उनका उच्चरित स्थान क्या है? दंत। आगे देखते हैं उपधेयमानिया नाम ओष्टो। तो इनमें ऊ का ऊ आ जाएंगे। पू में पै पूरा वर्ग, पै, फै, बै, भै, मैं। तो इस प्रकार ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो अपन बोलकर भी देख सकते हैं कि अपने दोनों होठ चिपकते हैं तभी इनका उच्चारण होता है। अगर एक होठ कट जाए ना तो इनका उच्चारण आप कर देख सकते हो, इनका उच्चारण नहीं होगा। जैसे ऊ, पै, फै, बै, भै, मैं। तो इनका उच्चरित स्थान कौन सा है? ओष्ठ, होठ। फिर आते हैं णे, मैं, अंगे, णे, ना, नाम, नासिका। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है वो नासिका से बोला जाता है। प्रत्येक वर्ग का, जैसे कै का अंग हो जाएगा, चे का ये हो जाएगा, फिर पै, फै, बै, भै, मैं हो जाएगा, टे वाला अणे हो जाएगा, फिर तै वाला ने हो जाएगा। तो ये वर्ग के 5 लास्ट वाले हैं वो अपनी नासिका से बोले जाते हैं, पंचम अक्षर। फिर आता है नासिका अनुवारस्य, मतलब अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान भी क्या है? नासिका है, नाक है। फिर आता है ए दे तो कंठ तालु, मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। ए इसमें जैसे कंठ और तालु दोनों से कैसे है? तो देखो ए है वो बना है ए प्लस ई के योग से। तो ए बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालु से। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दोनों को मिला दे तो कंठ और तालु। फिर आगे आता है ओ दो तो कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? कंठ और ओष्ठ। तो ए है वो बोला जाता है कंठ से और ऊ बोला जाता है वो ओष्ठ से। इस प्रकार इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, कंठ और होठ। फिर आता है वकार से दंतोष्टम। व का उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ दोनों है। व का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ, मतलब होठ दोनों है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण का उच्चारण हमारे वाक्यांतर के किसी अव्यय विशेष से बोला जाता है, मतलब अपने वाक्यांतरों के किसी न किसी अव्यय या अंग से बोला जाता है। आज की वीडियो मैं यहीं संपन्न करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।